तो अपने को करना यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे फोकस करना है। और यस सुजका, हाउ आर यू? यस राखी, फातिमा, कुलदीप, कैसे हैं आप? तो हम लोग को इस पूरे प्रोसेस में ये जो हम लोग का प्रिपरेशन का जो पूरा दौर है, इसमें सबसे ज्यादा हम लोगों को रिवीजन पे फोकस करना है, राइट? कि जो चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, कम से कम वो हमें उनका उनकी एक स्ट्रेंथ हमारे अंदर आ जानी चाहिए कि जो चीजें हम लोगों ने पढ़ ली हैं, जो टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, उनसे फिर कोई भी टॉपिक हमारा उनसे फिर कुछ भी हमारा मिस नहीं होना चाहिए, राइट? तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग चलते हैं, ठीक है? यस सुरेंद्र, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? बिल्कुल, बहुत अच्छा है कि आप लोग जो भी लोग कनेक्ट हुए हैं, मैं उनके लिए सेशन में, इसमें मुझे कोई बहुत बड़ी भीड़ नहीं चाहिए सेशन में, राइट? अगर मुझे 5 सीरियस कैंडिडेट भी अगर इसमें जुड़ते हैं और वो 1 घंटे तक मेरे साथ रहते हैं, तो उन 5 लोगों को इससे बेनिफिट होगा, ठीक है? मुझे और मतलब मुझे इसमें भीड़ नहीं चाहिए कि इसमें 100 लोग आए। इसमें 5 सीरियस कैंडिडेट आएंगे, दैट इज सफिशियंट फॉर मी। हम्म। तो आई थिंक आप लोग को स्क्रीन ठीक से विजिबल हो रही है। और आप इसको 480 के फ्रेम में लगा लेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा क्लैरिटी आएगी, 360 में भी दिखाई देगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। यस। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं इसको, राइट? हम्म। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो है कि निम्नलिखित में से कौन से अक्षांश और देशांतर युग्म एक दूसरे के समानांतर हैं, ठीक है? तो अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होते हैं? जो भी 0 डिग्री है इक्वेटर, है ना, भूमध्य रेखा, वो सबको आप लोगों को मालूम है, ठीक है? तो उसके समानांतर, उसके पैरेलल जितनी भी रेखाएं हैं, जो 0 डिग्री अक्षांश के समानांतर जितनी भी रेखाएं हैं, इमेजिनरी लाइन है ये सारी की सारी, है कैसी हैं ये? कोई वास्तविक रेखाएं नहीं है। ये सारी की सारी कैसी है? इमेजिनरी है ना? आप इनको इमेजिन कर सकते हैं, ये वास्तविक रूप से ग्लोब में या पृथ्वी में नहीं खींची गई है। तो जो भी 0 डिग्री या इक्वेटर के समानांतर जितनी भी रेखाएं हैं, वो क्या, अक्षांश, लैटिट्यूड, ठीक है? और 90 डिग्री, 90 डिग्री जो आपका नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, उन दोनों को मिलाने वाली जितनी भी, एक तरीके से जितने भी कर्व हैं, है ना, वो उनको रेखाएं बोल सकते हैं, मतलब देशांतर और अक्षांश दोनों। वैसे अगर आप 2 डायमेंशनल में देखेंगे मैप में, तो उनको रेखाएं बोल सकते हैं। और अगर ग्लोब में देखेंगे तो ये क्या है? ये एक तरीके से हाफ सर्किल है ना, अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त की तरह है। तो ये जितने भी अक्षांश और देशांतर हैं, ये कौन से अक्षांश और देशांतर के जो जोड़े हैं वो एक दूसरे के समानांतर हैं? हम्म। तो आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त कहाँ पर है और अंटार्कटिक वृत्त कहाँ पर है? कोई बताए कमेंट सेक्शन में कि जो आर्कटिक सर्किल है और अंटार्कटिक सर्किल है, वो कितने डिग्री अक्षांश पर है? हम्म। कोई भी कमेंट करके बताए कि कितने डिग्री अक्षांश पर आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त है? हम्म। अभी तक कोई भी आगे नहीं आ रहा है, कोई भी बता नहीं रहा है कि कितने से कितने डिग्री पर है ये। ठीक है, मैं बता देता हूँ। 66 डिग्री एंड हाफ, ठीक है, 66.5 डिग्री, हाफ यानी कि 66.5 डिग्री, 66 डिग्री एंड हाफ पर है आपका आर्कटिक वृत्त। कहाँ पर? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है? और इतने ही अक्षांश पर, यस, यस सक्सेना जी, हाउ आर यू? गुड इवनिंग।
इतने ही अक्षांश पर साउथ में यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में अंटार्कटिक सर्किल है, वो कितने पे है? 66.5 डिग्री साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो आर्कटिक व्रत हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध में, और अंटार्कटिक व्रत हो गया दक्षिणी गोलार्ध में। कितने में? 66.5 डिग्री, राइट। तो जब आप दोनों तरफ ग्लोब में ये रेखाएं खींच देते हैं तो वही क्या कहलाते हैं? आपके आर्कटिक व्रत और अंटार्कटिक व्रत, ठीक है। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं? बताइए आप। दूसरी बात इसने कहा है अक्षांश रेखाएं और देशांतर, ठीक है। तो अक्षांश तो ये आर्कटिक और अंटार्कटिक दोनों ही अक्षांश हैं, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। यस वीरेंद्र, यस वीरेंद्र, आनंद रहे हैं आप लोग जुड़ रहे हैं इस टाइप के लाइव में, बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे साथ एंगेज कर रहे हैं ना। भूमध्य रेखा और मकर रेखा, और 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब एक तो सब आपको इन सब की लोकेशन पता होनी चाहिए, इनका क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है, वो पता होना चाहिए, ठीक है। आर्कटिक व्रत और अंटार्कटिक व्रत किस लिए जाने जाते हैं? यहां तक सूर्य की किरणें भले ही तिरछी हों, लेकिन सूर्य की अंतिम किरणें अगर कहीं तक पहुंचती हैं तो नॉर्थ में आर्कटिक वृत्त तक और साउथ में अंटार्कटिक वृत्त तक पहुंचती है। सूर्य की अंतिम किरण अगर कहीं तक पहुंचती है तो वो कहां तक पहुंचती है? उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त तक और दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त तक, ठीक है। ये इसकी परिभाषा है जो आपको किसी किताब में नहीं लिखी मिलेगी, ये मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि सूर्य की अंतिम किरण आर्कटिक वृत्त का निर्धारण ही इसी से किया गया है कि सूर्य की अंतिम किरण कहां तक पहुंच रही है, कहां? उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ में। और साउथ में कहां तक अंतिम किरण पहुंच रही है? अंटार्कटिक वृत्त में। इसी से इसका निर्धारण हुआ है, ठीक है। भूमध्य रेखा और मकर रेखा कहां पर है? भूमध्य रेखा 0 डिग्री है, मकर रेखा आपको पता ही है कहां पर है? 33.5 डिग्री साउथ, ठीक है। 33.5 डिग्री नॉर्थ में कर्क रेखा है, और 33.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको इनको सबकी लोकेशन पता होनी चाहिए, है ना। ये सब आपको पता लग गया। 0 डिग्री देशांतर ये कहां पर है? 0 डिग्री देशांतर ये कहां पर है? इसको कोई बताएगा कमेंट सेक्शन में। ये कहां से होके निकलती है, इसका क्या महत्व है, इसको क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है? हम्म, ठीक है, मैं बता देता हूँ। इसका सही उत्तर क्या है? पहली बात तो बी, 1 और 2, है ना। 1 और 2 का मतलब हो गया क्या? कि आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त, और भूमध्य रेखा और मकर रेखा। मतलब ये पूछा जा रहा है कि कौन से दो अक्षांश हैं या कौन से दो देशांतर हैं जो एक दूसरे के समानांतर है। अब 0 डिग्री और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तो कतई एक दूसरे के समानांतर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में एक वृत्त है ना। अपने आप में एक सर्किल है, एक तरफ सर्किल है 0 डिग्री, एक तरफ 180 डिग्री, एक दूसरे के अपोजिट है लेकिन समानांतर नहीं हो सकते, ठीक है। भूमध्य रेखा और मकर रेखा एक दूसरे के समानांतर है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दोनों ही लैटिट्यूड है, दोनों ही लैटिट्यूड है। आर, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त दोनों ही मैंने बताया 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ, ये दोनों ही समानांतर ही हुए, है ना। तो आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त भी समानांतर है, भूमध्य रेखा और मकर रेखा भी समानांतर है। हाँ, लेकिन 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर समानांतर नहीं है, ठीक है। ये एक दूसरे के अपोजिट जरूर है ना, लेकिन ये समानांतर नहीं है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया अपना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। क्योंकि देखिए बेसिक्स में जो ज्योग्राफी के बेसिक्स हैं उनमें देशांतर और अक्षांश रेखाएं ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि क्या होती हैं, कहाँ पर कौन सा 0 डिग्री है, कहाँ कर्क रेखा है, कहाँ मकर रेखा है, कहाँ आर्कटिक व्रत है, कहाँ अंटार्कटिक व्रत है, ये सारा पता होना चाहिए, ठीक है, राइट। हम्म। फिर अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस बहुत इंपॉर्टेंट डे है। आपको पता है कि बहुत सारे
जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो उनमें से जैव विविधता दिवस भी एक इंपॉर्टेंट डे है। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत है। यह सतत विकास लक्ष्यों के दायरे में आता है। ये दो क्वेश्चन है, ठीक है, दो स्टेटमेंट है मतलब। तो इस टाइप का जो दिवस है जो घोषित है, ये कब होता है, ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत है या नहीं है, सतत विकास लक्ष्यों में आता है कि नहीं, इसकी इसकी व्याख्या के लिए हम लोग इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। हम्म। राइट। ये दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, पहली बात तो। और ये कब मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है, सारा एक लाइन में लिखा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जैव विविधता के मुद्दों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 22 मई को आयोजित किया जाता है। कब किया जाता है? 22 मई को, ठीक है, 22 मई को आयोजित किया जाता है। और साथ में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत यह एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक तो 22 मई आप नोट कर लीजिए कहीं पर नोट्स में कि ये कब मनाया जाता है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, ठीक है। दूसरा, यह संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वीकृत एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। यानी कि ऐसा ही नहीं कि बस केवल मना लिया जाता है 22 मई को। बाकायदे संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूनाइटेड नेशंस ने इसे अप्रूव किया है, ठीक है। और जो संयुक्त राष्ट्र के 2015 के बाद से विकास एजेंडा के सतत विकास लक्ष्यों के दायरे में आता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? एक तो ये 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत दिवस है। तीसरा, यह सतत विकास लक्ष्यों के दायरे में आता है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना, एसडीजी, क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। यस, कोई बात नहीं है, आप थोड़ा लेट आए हैं, कोई बात नहीं है, आप अभी से जुड़ जाइए और शामिल रहिए, ठीक है। एएस ऑफिशियल ब्लॉग। तो जो जैव विविधता दिवस है ये 22 मई को मनाया जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और इसको संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्यों में शामिल किया जाता है, राइट। ये हमारा क्वेश्चन हो गया सेकंड। थर्ड क्वेश्चन इज संघनन, है ना। अभी संघनन क्या होता है? हो सकता है कुछ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी अपने साथ जुड़े हों, तो मैं उनके लिए बता दूं कि जो जिसको आप कंडेंसेशन बोलते हो ना, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन वही क्या है? वही है संघनन, राइट। मतलब कि जो जल वाष्प है, आपको पता है जो वाटर वेपर है, जल वाष्प है, वो क्या है? पानी का एक गैसियस फॉर्म है ना, एक गैस रूप है पानी का। और जब यही जल वाष्प वापस से, मतलब जैसे पानी है, ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो क्या बन गई? जल वाष्प, है ना, वो गैस फॉर्म में आ गई, वेपर के फॉर्म में आ गई, ठीक है। और यही जब वापस से टेम्परेचर डाउन होता है, जब टेम्परेचर कम होता है, तो ये वापस से जल के रूप में आ जाती है। उसको क्या बोलते हैं? संघनन। यानी कि जो इवेपोरेशन है या वाष्पीकरण है, उसकी अपोजिट प्रोसेस है, है ना। वाष्पीकरण में जल बनता है क्या? यस सूर्य प्रकाश, हाउ आर यू, कैसे हो आप? हाँ, आपने सही जवाब दिया एकदम। 22 मई अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब होता है? 22 मई को, ठीक है। तो जब वाष्पीकरण होता है तो जल बन जाता है वाष्प, ठीक है। और जब संघनन होता है तो वापस से जल वाष्प बन जाती है जल, ठीक है। तो जो बादल बनते हैं, बादल बनने की जो प्रक्रिया है क्लाउड्स की, क्लाउड फॉर्मेशन की, वो क्या है? उसमें जो हमारी वाटर वेपर है, जो जल वाष्प है, अभी मैंने क्लास में भी बताया था इसे, वो क्या बन जाती है? वो जल के रूप में संचित हो जाती है आर्द्रता ग्राही नाभिकों के चारों ओर। अब ये आर्द्रता ग्राही नाभिक क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के जो धूल कण हैं, जो धुएं के कण हैं, जो लवण के यानी साल्ट के पार्टिकल्स हैं, ठीक है,
ये सारे एक तरीके के आर्द्रताग्राही नाभिक हैं जिनके चारों तरफ जलवाष्प संचित हो जाती है। कब? जब जल का तापमान गिर जाता है, संचित हो जाती है। संचित होने के बाद किस रूप में आ जाती है? जल के रूप में। अब अगर और अधिक तापमान थोड़ा सा भी गिरेगा तो ये जल का जो संघनित रूप है ये क्या हो जाएगा? ये वर्षा के रूप में वहां पर बारिश हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो जल का संघनित रूप है, ठीक है, जब जल संघनित रूप में आ जाता है इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? कोई बताएगा कमेंट करके कि जो जल का संघनित रूप है, जब जल वापस से गैसियस फॉर्म से यानी कि जल वाष्प के रूप से वापस से जल के रूप में बन जाती है, तो ये जो पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसमें घटना घटित होती है कि जल वापस से जल के रूप में आ जाता है जल वाष्प से, उसको क्या बोलते हैं? उस टेक्निकल टेम्परेचर का क्या नेम है? उसको बोलते हैं ओसांक। ठीक है, क्या बोलते हैं? ओसांक या ड्यू पॉइंट। मतलब वो टेम्परेचर है जब जल वास्तव में जल के रूप में आ जाता है, बादलों में संघनित हो जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? ओसांक। ठीक है, ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट इज द टेम्परेचर when water again takes the form of when vapor again takes the form of water with the result of condensation। यानी कि जब कंडेंसेशन हुआ हो, संघनन हुआ हो, और संघनन के कारण जल वाष्प दोबारा से जल का रूप ग्रहण कर लेती है, तो ऐसे तापमान को, जबकि ये घटना होती है, ऐसे तापमान को ड्यू पॉइंट या ओसांक कहते हैं। ठीक है, तो संघनन संघनन बहुत बेसिक प्रक्रिया है, इसलिए मैंने आपको डिटेल से बताया कि संघनन है क्या। मोस्टली लोगों को क्या है कि संघनन ही नहीं पता होता संघनन है क्या, तो उससे रिलेटेड टेम्परेचर या उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है कैसे बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बता दिया कि संघनन क्या है। वाष्पीकरण का अपोजिट। वाष्पीकरण में जल बन जाता है वाष्प के रूप में, संघनन वापस से जल वाष्प क्या बन जाता है? जल। ठीक है, वाष्पीकरण में टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, इसमें टेम्परेचर कम चाहिए, लो चाहिए। ठीक है, जब टेम्परेचर लो होगा तभी जल वाष्प वापस से फिर से जल के रूप में संघनित हो जाएगी। ठीक है, तो कोहरे का घनत्व धुंध से काफी अधिक होता है। कोहरे का घनत्व धुंध से काफी, अब आपको पता होना चाहिए कि कोहरा क्या है, धुंध क्या है। कोहरे में दृश्यता धुंध के तुलना में कम होती है। तो इसका एक्चुअली दृश्यता से ही मतलब है कि कितनी दूरी तक आप देख पा रहे हैं। तो कोहरा छोटे बादल होते हैं जिनमें धूल, धुएं और नमक के कणों द्वारा प्रदान किए गए नाभिक के, जो मैंने बताया ना, आर्द्रताग्राही नाभिक यही है। धूल, धुएं और नमक के कण, ये आर्द्रताग्राही नाभिक है। इन्हीं के चारों तरफ आर्द्रता या नमी चिपक जाती है। ठीक है, तो कोहरा छोटे बादल होते हैं जिनमें धूल, धुएं, नमक के कणों द्वारा प्रदान किए गए नाभिक के आसपास संक्षेपण होता है, यानी कि उसी के चारों तरफ ये चिपक जाती है नमी। इसलिए कोहरे का घनत्व धुंध की तुलना में काफी अधिक है। ये हमेशा के लिए याद रखिए कि जो कोहरे का घनत्व है वो धुंध की तुलना में काफी ज्यादा होता है। ठीक है, कोहरे का घनत्व अधिक होने के कारण कोहरे में दृश्यता धुंध की तुलना में कम होती है। ठीक है, अब चूंकि जब घनत्व अधिक होगा तो उसमें जो दृश्यता है, जो विजिबिलिटी है, वो कम हो जाएगी। जाहिर सी बात है, ज्यादा मोटा है वो, तो उसके आसपास देखना थोड़ा असंभव हो जाएगा। ठीक है, कोहरे का घनत्व अधिक होने के कारण कोहरे में दृश्यता धुंध की तुलना में कम होती है, यही इसका कारण है। ठीक है, तो अतः कथन दो सही है। राइट, अब एक हम लोग पॉलिटी का क्वेश्चन देखते हैं। पॉलिटी का, पॉलिटी में आपको पहले भी बताया था कि प्रस्तावना है जो प्रियम्बल है हमारा। अभी 26 नवंबर को, यस 26 जनवरी को तो हमारा गणतंत्र दिवस होता है। ठीक है,
गणतंत्र का मतलब है कि हमारे जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, यानी कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं, वो वंशानुगत होकर के, मतलब वो उनका पद कैसा है, वंशानुगत है, वैसा तो है नहीं। तो वंशानुगत न होकर के उनका जो पद है वो किसी न किसी एलिजिबिलिटी पर होता है, ठीक है। तो उसको मतलब किसी न किसी योग्यता पर होता है, और साथ ही साथ वो एक चुने हुए, जनता से चुने हुए, प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। उनको क्या बोलते हैं हम? राष्ट्रपति, है ना। तो गणतंत्र का मतलब है कि हमारे जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो राष्ट्रपति हैं, वो चुने हुए हैं, उनका हम लोग चुनाव करते हैं। वो किसी पीढ़ी दर पीढ़ी की श्रृंखला से नहीं आते हैं, जैसे कि इंग्लैंड में होता है, ठीक है। तो लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? संविधान दिवस की, है ना। तो मैं कह रहा था कि 26 जनवरी को होता है गणतंत्र दिवस, और 26 नवंबर, अभी जो 26 नवंबर जो हाल ही में 2 दिन पहले ही निकला है, तो 26 नवंबर को होता है संविधान दिवस, ठीक है। तो हमारे जो प्रिय शिक्षक हैं डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति जी, अभी उन्होंने 26 नवंबर वाले दिन ही, जो हमारा अभी 26 नवंबर का संविधान दिवस बीता है, उसी दिन उन्होंने अपने नाम से एक नया चैनल शुरू किया है, ठीक है। उसको भी देखिए। विकास सर बहुत योग्य शिक्षक हैं, हम लोग सभी लोग उनका सम्मान करते हैं, हमारे सीनियर हैं, आपके सीनियर हैं, मेरे भी सीनियर हैं। तो यही हमारी परंपरा है, हम लोग की यही खासियत है कि हम लोग जो भी हम हमसे सीनियर लोग हैं, जो सीनियर शिक्षक हैं, हम लोग उनकी उनका सम्मान करते हैं। हम लोग कोई कंपटीटर नहीं है किसी से। विकास सर हैं, वो हमसे सीनियर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, है ना। अब आगे पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी श्रृंखला चलती रहती है, ठीक है। तो बहुत कुछ हमें उनसे सीखने को मिला है, बहुत कुछ आपको मुझसे सीखने को मिलेगा, राइट। तो तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। किसी के अंदर किसी भी प्रकार की कोई वैनिटी नहीं होनी चाहिए। वैनिटी समझते हैं ना, कोई घमंड नहीं होना चाहिए। हम्म आ, ठीक है, थोड़ा बहुत नॉलेज मुझे हो सकता है, मैं थोड़ा बहुत ही मानता हूँ, लेकिन नॉलेज की कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, राइट। विकास सर जिस उम्र के जिस पड़ाव में हैं, मुझसे कम से कम 10 साल बड़े हैं, कम से कम बता रहा हूँ मैं, है ना। तो उस हिसाब से काफी सीनियर हैं, उन्होंने मुझसे बहुत ज्यादा अध्ययन किया हुआ है, तो मुझसे योग्य हैं जाहिर तौर पे। हम्म तो हम लोग को उनका सम्मान करना चाहिए। विकास सर ने एक अभी अभी नई मुहिम अपनी जारी की है, अपने चैनल, नया चैनल बनाया है अपने नाम से, उसको भी देखिए। उसमें क्या क्या वो सर बता रहे थे कि बहुत सारे फिलॉसफी से रिलेटेड और बहुत सारे मुद्दों को डिस्कस करेंगे, तो उसको देखिए उसमें जाकर के, ठीक है। बाकी ये है कि हम लोग जो, जैसे मेरा सब्जेक्ट है, जो मेरा जो कोर एरिया है वो है ज्योग्राफी है और इकोनॉमिक्स है, ठीक है। मैं सभी जगह अपने हाथ पैर नहीं मारता हूँ, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। तो इस पे आप मुझसे जुड़िए। और बाकी और भी मैं आपकी जो भी जिस भी सब्जेक्ट में हेल्प कर पाऊंगा उसमें भी करूंगा, राइट। तो संविधान दिवस वाले दिन कुछ खास चीजें हुई, जैसे विकास सर ने अपना चैनल शुरू किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उस दिन अपना एक वक्तव्य दिया था। संविधान अभी आप आज का और कल का न्यूज़पेपर देखेंगे, मैं आजकल क्या कर रहा हूँ कि जो दी हिंदू न्यूज़पेपर है उसका हिंदीकरण, उसका हिंदी अनुवाद प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने। उसकी जो मुख्य मुख्य 5-6 खबरें होती हैं उनको मैं कवर करता हुआ प्रस्तुत करता हूँ अपने चैनल में, उसको जाके देखिए। वो मेरा एक नया प्रयास है, ठीक है। जो भी हिंदी बेल्ट के जो भी स्टूडेंट हैं, जो दी हिंदू जैसा न्यूज़पेपर, जो एक थोड़ा सा गुणवत्ता वाला क्वालिटेटिव न्यूज़पेपर, उसको नहीं पढ़ पाते हैं भाषा की समस्या के कारण, तो मैं उस समस्या को, उस बाधा को दूर करना चाहता हूँ, राइट। तो डेली दी हिंदू का जो जिस्ट है, जो उसका सारांश है, मैं लेके आ रहा हूँ। उसके मुख्य मुख्य जो भी 5-6 खबरें हैं वो पूरी डिटेल से यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप मेरे चैनल पे जाइए, उनको भी देखिए। डेली बेसिस पे आ रहा है, थोड़ा सा अभी एक दिन पीछे चल रहा है, लेकिन बहुत जल्दी मैं उसको डे टू डे बेसिस पे ले आऊंगा। अभी 1-2 दिन पीछे चल रहा है, लेकिन पीछे के जाकर के देखिए, करंट अफेयर्स में बहुत काम आएगा वो, ठीक है। एक स्टैंडर्ड करंट अफेयर्स जो है,
जिस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, मेंस में पूछे जाते हैं, वो सारे उससे कवर होंगे, राइट। यस अंकिता, गुड गुड। हम्म। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे प्रस्तावना की, कि जो भारत का संविधान है उसकी जो प्रस्तावना, एक दिन मैंने और भी बताया था कि आप जो भारत का संविधान है उसकी प्रस्तावना, एक पेज भी नहीं है, मुश्किल से 50 शब्द होंगे उसमें, उसको रट डालिए, उससे एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। दूसरी बात, एज ए सिटीजन, एज ए नागरिक, आपको भारत के संविधान की प्रस्तावना याद होनी चाहिए पूरी तरीके से, है ना, वो आपको कंठस्थ होनी चाहिए। ये कतई मैं नहीं सुनना चाहूंगा कि आपको भारत के संविधान की प्रस्तावना नहीं पता है, उसका एक एक शब्द आपके अंदर पूरी तरीके से, आपके अंदर हर समय वो एक एक शब्द निखर के आना चाहिए, है ना, मतलब आपके व्यक्तित्व में निखर के आना चाहिए, जैसे समानता है, भाईचारा है, जो भी कुछ है वो आपके व्यक्तित्व में नजर आना चाहिए, ठीक है। तो प्रस्तावना का अर्थ ही यही है, जो भारत के संविधान का प्रियम्बल है या प्रस्तावना है, तो उसके बारे में स्टेटमेंट है कि प्रस्तावना के साथ शुरुआत करने वाला पहला ऑस्ट्रेलियाई संविधान था, मतलब सबसे पहला संविधान जो कि प्रस्तावना के साथ अपने संविधान की शुरुआत करता है, वो ऑस्ट्रेलियाई संविधान था। इसमें संविधान का सार निहित है। प्रस्तावना में क्या संविधान का सार निहित होता है, आप बताइए। यह 26 नवंबर 1949 को संविधान को आत्मार्पित करने की तिथि के रूप में निर्धारित किया गया है। अब आप बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। प्रस्तावना सबसे पहले किस देश के संविधान में ली गई, सबसे पहला स्टेटमेंट है एक तरीके से। ऑप्शन देखिए इसके, सी। सी इज द राइट आंसर, दैट मीन्स 2 और 3 सही है, यानी कि इसमें संविधान का सार निहित है, तो एकदम सही बात है, प्रस्तावना का मतलब ही यही है। हम्म। और दूसरा क्या है, यह 26 नवंबर 1949 को संविधान को आत्मार्पित करने की तिथि के रूप में निर्धारित करता है। बिल्कुल, संविधान दिवस का मतलब ही है कि 26 नवंबर 1949 को जब हमने अपने संविधान को आत्मार्पित किया, राइट, आत्मार्पित किया, उसको अधिग्रहित किया, आत्मार्पित किया, स्वयं में धारण किया, तो वो कौन सी तिथि थी, 26 नवंबर 1949, राइट। अब पहला है कि क्या पहला संविधान जो कि प्रस्तावना को लेकर के आया था वो ऑस्ट्रेलियाई संविधान था, ये गलत है, राइट, ये गलत है। पहला संविधान जो प्रस्तावना के साथ अपने संविधान को शुरू करता है वो था अमेरिकी संविधान। हम्म। ये आप हाईलाइट करके देख सकते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में, कि पहला संविधान जो कि प्रस्तावना के साथ शुरू होता है वो था अमेरिकी संविधान। और ये पूछा जा सकता है, पूछा भी जा चुका है, हम्म, कि किस संविधान में पहली बार प्रस्तावना या प्रियम्बल को शामिल किया गया, तो वो कौन सा था, अमेरिकी संविधान। और कई, भारत समेत कई देशों ने इस प्रथा का पालन किया, और कुछ नहीं, हम लोग तो भाई जो परंपरा चली आ रही है हम लोग सबसे पहले उसका पालन करते हैं, राइट। और इसमें संविधान का सार तो निहित है ही, और 26 नवंबर 1949 को संविधान को आत्मार्पित करने की तिथि के रूप में निर्धारित करता है, राइट। ये हो गया आपका। देन हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन में चलते हैं। आज थोड़ी सी हम लोगों की स्पीड स्लो है, क्योंकि 2-3 कारण है उसके पीछे। थोड़ा सा कनेक्टिविटी का इश्यू था, थोड़ा सा लेट शुरू हुआ है, और थोड़ा सा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम लोग कर रहे हैं, तो डिटेल्ड व्याख्या में और भी क्वेश्चन हमारे कवर हो रहे हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन में 2-2, 3-3, 4-4, जैसे यही क्वेश्चन है आपकी, कि ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष में उच्च ऊर्जा कणों की संख्या आमतौर पर कम होती है, और पॉजिट्रॉन ब्रह्मांड में सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाले निम्न ऊर्जा कण हैं। तो पॉजिट्रॉन के बारे में पता होना चाहिए, और ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष में उच्च ऊर्जा वाले कण क्या करते हैं ये पता होना चाहिए, राइट।
तो सही आंसर है कि ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष में उच्च ऊर्जा के कण आमतौर पर कम संख्या में होते हैं, है ना। ये एक पहले से ही ऐतिहासिक रूप से है कि वहां पर कम संख्या में ही होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनों के समकक्ष एंटीमैटर एंटीमैटर जो होता है ना, एंटीमैटर के उच्च ऊर्जा वाले कणों जिन्हें पॉजिट्रॉन कहा जाता है कि अधिक संख्या ने लंबे समय से वैज्ञानिकों को भ्रमित किया हुआ था, लेकिन अब उन्हें इस रहस्य का स्पष्टीकरण मिल गया है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, राइट। तो इसका दोनों ही सॉरी, स्टेटमेंट ए सही है कि हाई एनर्जी पार्टिकल्स आर जनरली लोअर इन नंबर इन कॉस्मिक यूनिवर्स। ठीक है, कि जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं वो ब्रह्मांड में सबसे कम है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों के समकक्ष एंटीमैटर के उच्च ऊर्जा वाले कणों जिन्हें पॉजिट्रॉन कहा जाता है, उनकी अधिक संख्या ने लंबे समय तक वैज्ञानिकों को अचरज में या भ्रम में डाला है। ठीक है, कि ये इलेक्ट्रॉन तो इतने कम है, लेकिन जो पॉजिट्रॉन है वो संख्या में इतने ज्यादा क्यों है, तो इसलिए ये एक रहस्य बन गया है, राइट। तो हाल ही में वैश्विक पर्यावरण पर्यावरण संगठनों द्वारा डेन्यूब ओडर और एल्ब नहर परियोजना की आलोचना की गई थी। यह निर्बाध नवन प्रदान करती है किसको? तो अब एक्चुअली मैं बता दूं कि ये जो डेन्यूब ओडर और एल्ब नहर परियोजना है, ये तीन नदियां हैं, उनको आपस में जोड़ करके ही शुरू की गई है, राइट। भारत ने इसका जो सॉरी जो तीन नहरें हैं, है ना, तो ये जो तीन नहरें हैं डेन्यूब ओडर और एल्ब, एक्चुअली डेन्यूब के नाम से एक नदी भी है, मैं बता दूं आपको। और ऑर्डर नेसी और एल्ब, ये दोनों नहरें हैं। ठीक है, तो ये किसको किसको जोड़ती हैं, ये कहाँ पर हैं, आपको ये पता होना चाहिए, राइट। काला सागर, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। काला सागर कहाँ पर है, उत्तरी सागर कहाँ है, बाल्टिक सागर कहाँ है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आप घर पे आपको क्या करना है, अपना एटलस निकालना है और उसमें काला सागर यानी कि ब्लैक सी, उत्तरी सागर या नॉर्थ सी, और बाल्टिक सागर या बाल्टिक सी को आपको लोकेट करना है कि वो कहाँ कहाँ पर है ना। और आपको बाकी कुछ भी नहीं करना है, इतना ही करना है। मैं इतना ही आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि ये तीन सागरों को आपको अपने मैप में लोकेट करना है, देखना है। डी है इसका आंसर। डी आंसर होने का मतलब है कि एक दो और तीन, तीनों ही सही, यानी कि जो काला सागर है, जो उत्तरी सागर है, वो बाल्टिक सागर है। ये इन तीनों में ही ये नहर परियोजना फैली हुई है, डेन्यूब, ओडर और एल्ब। काला सागर, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर में डेन्यूब, एल्ब और ओडर, डेन्यूब, ओडर और एल्ब फैली हुई है, राइट। तो ये आपका हो गया। अब मैक्स 1407 हाल ही में खबरों में था। फसल की किस्म किस बात की है इसकी? मैक्स 1407, इसमें फसल किस किस्म की है या किस फसल की किस्म है? हम्म, सोयाबीन। ठीक है, यानी कि ये जो मैक 1407 है, ये क्या है? सोयाबीन की एक फसल है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है ना कि ये यूपीएससी में तो नहीं, लेकिन हाँ स्टेट पीसीएस में, जैसे यूपी पीसीएस है, हिमाचल पीसीएस है, उत्तराखंड पीसीएस, वहां पर इस तरह क्वेश्चन आते हैं कि जो भी रिसेंट स्पीशीज होती है उस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो इसलिए ये क्वेश्चन मैंने कवर किया था। मैक्स 1407 किसकी किस्म है? सोयाबीन की, राइट। हम्म, किस मंत्रालय ने ऑपरेशन मेरी सहेली शुरू किया है? किस मंत्रालय ने शुरू किया है भाई ऑपरेशन मेरी मेरी सहेली?
रेल मंत्रालय है अपना, उसने ऑपरेशन मेरी सहेली शुरू किया है। अब मेरी सहेली में क्या होता है, उसमें क्या कहते हैं, क्या करते हैं, वो सब आपको क्या, ये सब आपका होमवर्क है, ठीक है। मेरी सहेली के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानिए आप, तभी एक अच्छा महिला सशक्तिकरण या महिला केंद्रित आप निबंध लिख सकते हैं, ठीक है। जो स्त्री विमर्श है, दो ही विमर्श इस समय बहुत ज्यादा पॉपुलर है, एक है काजल विमर्श, स्त्री विमर्श, और जो दूसरा दलित विमर्श। दो तरीके के विमर्श हैं, राइट। सहेली तीन तो है नहीं, ऑप्शन में है एक दो, दो तीन, एक तीन और उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अब दिक्कत क्या है कि कोई भी एक, ये क्या है ना, यूपीएससी में जैसे ऑप्शन ऐसे सेट करते हैं कि आपको कंफ्यूज कर देंगे, आपका क्वेश्चन गलत करा देंगे, तो वैसे ही ये लगभग क्वेश्चन है कि भूकंप या चक्रवात किसी में भी आप शामिल कर देंगे किसी भी जोड़े में, तो वो जोड़ा ही खत्म हो जाएगा। यानी कि या तो ऑप्शन होता कोई कि केवल तीन, तो वो सही उत्तर होता, और केवल तीन नहीं है तो फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं सही उत्तर होगा, क्योंकि या तो एक तीन दो तीन जो भी ऑप्शन दिए हैं, एक दो, दो तीन, एक तीन, इनमें सब में एक या दो शामिल है, ठीक है। एक तो शामिल है ही या दो भी शामिल है, तो उसमें भूकंप या चक्रवात तो पटल विरूपण या मंद संचलनों में नहीं आते हैं, ये किसमें आते हैं, तीव्र संचलन में, अकस्मात संचलन में, राइट। इसको हटा दो, जब इसको हटा दिया तो फिर डी भी हट जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, बस ये है। तो थोड़ा सा क्या है कि ऑप्शन कैसे बनाने हैं, कैसे सेट करने हैं, इनके सब पे भी थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। कौन सा भुगतान संतुलन खाते के चालू खाते का एक घटक नहीं है? जो भुगतान संतुलन मैंने बताया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, अगर किसी ने मेरा इकोनॉमिक्स की स्ट्रेटजी वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया है कि जो बहुत सारे टॉपिक मैंने जो बताए हैं, सात आठ टॉपिक, कि आपको उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। उनमें से एक क्या था, भुगतान संतुलन या बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का जो चालू खाता है और जो पूंजी खाता है, दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या मदे या क्या क्या आइटम शामिल है, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का जो चालू खाता है उसका कौन सा घटक नहीं है, एफआईआई, प्रेषण, सेवा निर्यात या व्यापार संतुलन। ए यानी कि क्या था, ए यानी कि क्या क्या था, ए मतलब एफआईआई, यानी कि ये चालू खाते का एक घटक नहीं है। कौन, एफआईआई। कैसे नहीं है, क्या नहीं है, ये थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। चालू खाता वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय कारक, आय और हस्तांतरण भुगतान का रिकॉर्ड है। विदेशी संस्थागत निवेश यानी कि एफआईआई वित्तीय परिसंपत्तियों से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय लेन देन हैं। इसलिए बीओपी के बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के पूंजी खाते का एक हिस्सा है, ठीक है। था विकल्प ए सही है, ये सही है, जो विकल्प ए है वो सही है, विदेशी संस्थागत निवेशक, राइट। कौन सा बल हवा के वेग और दिशा को प्रभावित करता है, ये कोई बताएगा? अभी मैंने क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाई थी कि हवा का मैंने वेग और दिशा दो चीज बताई थी, कि एक तो दाब प्रवणता बल, ये शायद सभी लोग जानते होंगे कि दाब प्रवणता बल क्या होता है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जो भी बल लगता है, जिसकी वजह से हवाएं चलती हैं एक पर्टिकुलर दिशा में, ठीक है। तो वो है दाब प्रवणता बल। घर्षण बल, बिना घर्षण के तो आप चल ही नहीं सकते, आप नहीं चल सकते, हवा क्या कोई भी नहीं चल सकता है। जब आप चलेंगे तो घर्षण लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तीसरा है कोरियोलिस बल। आपको मैंने ये भी बताया कि कोरियोलिस बल की उपस्थिति में जो हमारा जो हवाओं का, जो पवनों का दिशा है वो बदल जाएगी, है ना, जिसकी वजह से ये पवने नॉर्थ ईस्ट, सॉरी, जो ईस्टर्ली ट्रेड्स हैं और जो पोलर ईस्टर्लीज हैं, इनकी दिशा एकदम उलट हो गई है, इनके बिल्कुल विपरीत हो गई है। क्यों? क्योंकि यस,
तो जो दाब प्रवणता बल है, घर्षण बल है और कोरियोलिस बल है, ये तीन बल ऐसे हैं कि जो किसी भी हवा के वेग और दिशा को निर्धारित करते हैं। ठीक है, हवा किस दिशा में चलेगी, उसकी क्या स्पीड होगी। अगर दाब प्रवणता बल ज्यादा है, यानी कि जो प्रेशर डिफरेंशियल है वो बहुत ज्यादा है, तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, राइट। दिशा को निर्धारित करने में घर्षण बल और कोरियोलिस बल बड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों ही बल प्ले करते हैं अपना रोल, किसमें, आ, 1 सेकेंड, एक और दो, हाँ। ये वेग और दिशा को, कौन सा बल हवा के वेग और दिशा को प्रभावित करता है, तो कोरियोलिस बल, दाब प्रवणता बल और घर्षण बल, ये इसमें उत्तर जो है, यस, हाँ। इसका चूंकि दबाव प्रवणता बल समदाब रेखा के लंबवत कार्य करता है, अतः दबाव ढाल जितना अधिक होगा हवा का वेग उतना ही अधिक होगा, तो ये तो है ही है, अतः कथन एक सही है। घर्षण बल हवा की गति दोनों को प्रभावित करता है और 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक हवा की दिशा में बाधा उत्पन्न करता है, अतः यह दो सही भी है, दो भी सही है। अब तीसरे के बारे में इन्होंने कहा है कि कोरियोलिस बल हवा की दिशा को प्रभावित करता है क्योंकि वेग अधिक होने पर अधिक विक्षेपण देखा जाता है, लेकिन कोरियोलिस बल सीधे हवा के वेग को प्रभावित नहीं करता है। मतलब सीधे नहीं करता है, मतलब कि थोड़ा सा इनडायरेक्टली करता है ना, तो उस सेंस में तो ये कथन सही नहीं है, इनडायरेक्टली तो नहीं करता है। हाँ, मतलब वो, सॉरी, डायरेक्टली तो नहीं करता है, इनडायरेक्टली करता है। तो अगर सीधे तौर पर प्रभावित नहीं करता है तो फिर यही है कि कथन तीन सही नहीं है। ठीक है, फिर कथन एक और दो ही सही है, ये हमें मानना पड़ेगा, राइट। जो आपका जल युक्त दलदली, हाँ सॉरी, क्वेश्चन ये है कि आर्द्र भूमि के संबंध में जो वेटलैंड्स हैं, कौन सा कथन सही नहीं है। मैंने पहले भी कई टेस्ट, एक्चुअली क्या है ना, रेगुलर टेस्ट अटेंड करने का फायदा यही है कि जो भी स्टूडेंट रेगुलरली अटेंड कर रहा होगा ना, उसको पता चल रहा होगा कि सर ये वाला टॉपिक पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पहले सर ने इसमें ये बताया था, तो वही नोट्स अगर उसके पास है उसी के साथ ये इसको भी शामिल कर लेगा। ठीक है, तरीका यही है और कोई तरीका नहीं यूपीएससी क्लियर करने का, राइट। तो आर्द्र भूमि या वेटलैंड के संदर्भ में क्या सही नहीं है, जेनेवा समिट या जेनेवा सम्मेलन जो भी है, उसमें आर्द्र भूमि के क्षरण की वैश्विक चिंताओं को वो प्रभावित करता है। जो आर्द्र भूमि प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक अपशिष्ट जल शोधन प्रणाली के रूप में कार्य करती है, बिल्कुल सही बात है। यह जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करते हैं काफी हद तक, और ये दलदली में झाड़ी युक्त और ये सब जल प्लावित घास क्षेत्र हैं। तो ये तो तीनों ही सही हैं, पहला वाला ही गलत होने की संभावना है था कि जेनेवा सम्मेलन आर्द्रभूमि के क्षरण संबंधी वैश्विक चिंताओं को व्यक्त करते हैं। जेनेवा सम्मेलन वही गलत है, राइट। एक्चुअली जेनेवा सम्मेलन नहीं, रामसर सम्मेलन है, जो रामसर कन्वेंशन है वो अंतर्राष्ट्रीय संधि है, किससे संबंधित, आर्द्र भूमियों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि है, राइट। तो जब भी कभी वेटलैंड या आर्द्रभूमि की बात आए तो आपको क्या कनेक्ट करना चाहिए, रामसर सम्मेलन या रामसर कन्वेंशन। ठीक है। न्यू अरेंजमेंट टू बोरो, मतलब उधार लेने के लिए नई, एक तरीके से नई व्यवस्था, वो किसके संदर्भ में ये टर्म आता है, विश्व बैंक, एशियाई बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट बैंक एंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये चार ऑप्शन है। न्यू अरेंजमेंट टू बोरो ये एक वित्तीय पोषण तंत्र है, किस संगठन से संबंधित, खबरों में है विश्व बैंक, एनएबी, न्यू अरेंजमेंट टू बोरो, एनएबी नेशनल विकास, एशियाई विकास बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बैंक, ये सारे बैंक हैं हाल ही में।
हम्म। यस, तो अभी करीब करीब 1 घंटा हो गया है और अभी हम लोगों ने करीब करीब 10 से 12 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो अभी थोड़ा सा लेट आज का सेशन स्टार्ट हुआ था, इसके लिए मैं थोड़ा आप लोगों से माफी मांगना चाहूंगा कि इस सेंस को हम लगातार ऐसे ही। यस, थोड़ा सा लेट हो गया आज। यस यस, तो इसीलिए मैं आप लोग फिर भी लेट तक जुड़े रहे। तो आगे कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा और इसको टाइमली, आज थोड़ा सा 10 मिनट लेट हो गया था, अदरवाइज और हम लोग 4-5 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते। फिर भी जो क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए वो काफी अच्छे से ढंग से डिस्कस किए। बस यही उद्देश्य होना चाहिए कि जो भी काम हम करें तरीके से करें, ठीक है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी पे ना फोकस करके क्वालिटी पे फोकस करें। राइट। अभी अगर हम लोगों ने 10 क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं तो उन 10 क्वेश्चन के अंदर भी दो दो तीन तीन, किसी के अंदर चार चार पांच पांच थीम भी थी। तो वो 10 क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली, एक तरीके से आपने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए है ना, उससे आप रिलेटेड 50 क्वेश्चन अब हल करने की स्थिति में आ गए हैं। राइट। तो आज के लाइव स्ट्रीम को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। और अभी मैंने भी डिनर वगैरह नहीं किया है, तो मैं डिनर करता हूँ, खाना खाता हूँ। आप लोग भी खाना खाइए। शुभ रात्रि। गुड नाइट।